हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में जानेंगे हम रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के बारे में। तो पहली बात अराइज होता है कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर होता क्या है। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर सर्वर 2008 के साथ एक नए प्रकार का रीड ओनली या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है जो एक डोमेन में जो डेटाबेस रखता है वो रीड राइट नहीं होती, वो सिर्फ रीड ओनली होती है। ओके, इसको और अच्छे से जानने के लिए मैं आपको एक इमेज के पास लेकर चलता हूँ ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूँ। सपोज दैट किसी कंपनी ने अपना यहाँ पे ये कंपनी का कोई हेड क्वार्टर है या हेड ऑफिस जो है आपकी यहाँ पे है, और उस कंपनी ने एक ब्रांच ऑफिस पे सर्वर लगा रखा। ये मान के चलते हैं ये यूएस में है, ये इंडिया में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो रिमोट लोकेशन पे जो हमारा एक सर्वर इंस्टॉल्ड है, अगर हम मान के चलते हैं कि इस सर्वर में जो डेटाबेस है वो सिक्योर नहीं है, कहने का मतलब यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें चेंजेस कर सकता है, और हमारी मेन ऑफिस की डेटाबेस है उसमें कोई एडिटिंग कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए हम रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर सिक्योरिटी पर्पस से पहला पहला एडवांटेज इसका ये है कि सिक्योरिटी पर्पस से हम लगाते हैं कि यहाँ पे जो डेटाबेस है हमारी उसको एडिट न किया जा सके। जो भी डेटाबेस एडिट किया जा सके वो हेड ऑफिस से, हेड क्वार्टर से किया जा सके, ब्रांच ऑफिस से न किया जा सके। और साथ ही साथ दूसरा एक और भी एडवांटेज इसके साथ मिलता है कि जो एक ही एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा वो यहीं पे रहेगा और यहीं से बाकी के सभी डोमेन कंट्रोलर की एंट्री करेगा, उनके यूजर्स की एंट्री करेगा। साथ ही साथ अब यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या अगर हम यहाँ पे रीड राइट डोमेन कंट्रोलर लगाते हैं, यहाँ पे रीड राइट, यहाँ पे रीड राइट, तो सिक्योरिटी की इश्यू तो आती ही आती, साथ ही साथ यहाँ पे इसकी देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर रहता। तो दो एडवांटेज मिलती है, पहली एडवांटेज सिक्योरिटी पर्पस, जबकि दूसरा है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा। तो फिर से वही बात कि सर्वर 2008 के साथ आया था जो डोमेन कंट्रोलर। एडवांटेज क्या है? एक सिक्योरिटी, जबकि दूसरा एडवांटेज है नो नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट वन रीड राइट डोमेन दैट रनिंग फॉरेस्ट, और उसका फंक्शनल लेवल, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल एटलीस्ट 2003 या उससे हायर होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जो ये विंडोज का नेटवर्क है, ये विंडोज का नेटवर्क है, इस फॉरेस्ट में एटलीस्ट एक डोमेन कंट्रोलर ऐसा होना चाहिए जो रीड राइट डोमेन कंट्रोलर हो, जिसका मतलब जिसकी डेटाबेस में एडिटिंग की जा सके, ऐड किया जा सके, डिलीशन किया जा सके। साथ ही साथ इसका फंक्शनल लेवल जो हो वो एटलीस्ट 2003 हो या उससे एबव हो, एटलीस्ट 2003 या एबव। अगर 2003 है तो इसमें विंडोज 8 की डीवीडी लगा के कुछ हमें कमांड्स चलाने होते हैं, जिससे क्या होगा कि अब ये RODC को सपोर्ट करना जारी कर देगा। मतलब कि 2003 का सर्वर ये है और एक ब्रांच ऑफिस में मैं चाहता हूँ नया सर्वर लगाऊं जो कि रीड ओनली हो, तो मैं पूरे एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड नहीं करूंगा, फंक्शनल लेवल को मैं अपग्रेड कर सकता हूँ सर्वर 2008 के फंक्शनल लेवल की तरह, जो विंडोज 2008 की डीवीडी लगा के हमको करनी होती है। ओके, तो इस ब्रांच ऑफिस में देखिए आपके 3 ब्रांच ऑफिस हैं। एक रीड राइट डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, और जब दूसरा जो बनेगा वो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ, देखते हैं कैसा होता है। तो देखिए मैंने एक रीड राइट डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे बना रखा है। कंफर्मेशन के लिए मैं आपको दिखा दूं, मैंने स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और इसमें देखिए इस डोमेन कंट्रोलर का नाम है aditya.edu, और इस डोमेन कंट्रोलर की जो आईपी है वो है 20.0.0.1, और एक दूसरा कंप्यूटर ये, और इस कंप्यूटर की आईपी में दिखा दूं क्या है। इस कंप्यूटर की आईपी है 20.0.0.2। अगर ये कंप्यूटर पिंग कर रहा है हमारे मेन सर्वर से कि नहीं, तो पहले ये कंफर्म हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए हमारे मेन सर्वर से ये कम्युनिकेशन कर रहा है, और यहाँ पे एक एडिशनल सेटिंग हमको करनी होगी, उसके बारे में मैं बता दूं। ये हमारा रीड राइट डोमेन कंट्रोलर है। ये जो डोमेन कंट्रोलर हम देख रहे हैं वो रीड राइट है, और इसको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं। तो जो रीड राइट डोमेन कंट्रोलर है उसमें इंटीग्रेटेड सर्विस जो है DNS वो ऑलरेडी है, यानी कि इसमें डोमेन कंट्रोलर तो है ही है, साथ में DNS है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी जब भी इंस्टॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड वो DNS को इंस्टॉल ही कर देता है। तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं उसके साथ DNS बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल ही हो जाता है, इसी वजह से कहते हैं इंटीग्रेटेड है।
और देखिए इसकी आईपी वो 20.0.0.2 रख दिया, और इसके डीएनएस की एंट्री इस कंप्यूटर में हमको डालनी होगी ताकि इससे हम कनेक्ट हो सकें, और जब कनेक्ट होंगे तभी तो हम ऑथराइज होंगे, ट्रस्टिंग हमारे बीच तभी होगी। और यहाँ पे हम डीसी प्रोमो कमांड चलाते हैं, इसको डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं, और ये रीड राइट डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी है, इसको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं। तो इसी नेटवर्क में दोनों मशीनें हैं, पहली बात हमने जानी, और ये पिंग कर रहा था, जिसका इसका मतलब ये है कि कनेक्टिविटी इनसे बनी पड़ी है। ओके, तो इस मशीन को अब हम रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं, और ये हमारा रीड राइट डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी है। ओके, जैसे ये विज़ार्ड स्टार्ट होता है तो इस विज़ार्ड में इस बॉक्स को चेक करना ना भूलें। एडवांस मोड में हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट बटन को प्रेस करता हूँ, फिर से नेक्स्ट बटन, और ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर, इस बॉक्स को चेक करना होता है आपको, और फिर से नेक्स्ट। उस डोमेन कंट्रोलर का नाम दो जो ऑलरेडी इस फॉरेस्ट में है, या जिससे आप ट्रस्टिंग करना चाहते हो, या जिस डोमेन कंट्रोलर का आप RODC डोमेन कंट्रोलर या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनना चाहते हो, जिसका डेटाबेस रीड ऑनली होगा, और उसकी क्रेडेंशियल्स जो भी हैं वो ऐड करिए यहाँ पे। तो इस कंप्यूटर के जो क्रेडेंशियल्स हैं मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, उसके सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर के। देखिए यहाँ पे लिखा भी है aditya.edu/administrator, और नेक्स्ट बटन को प्रेस करते हैं, फिर से नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे RODC बटन को चेक बॉक्स को चेक करना ना भूलें, और नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के साथ ही सिर्फ नेक्स्ट आपको करना है, बाकी के चीज़ों के बारे में बाद में हम बात करते हैं। और फिर से नेक्स्ट। आपकी डेटाबेस कहाँ पे रखी जाए, पिछले वीडियो में हमने जाना था वो, तो आप ये इसके लिए पासवर्ड डालना होगा आपको। जब एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड पे होता है तो उस केस में हमको पासवर्ड वो डालना होता है, और बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक जो आपने किया कि आपकी डेटाबेस कहाँ रखी जाए, किस अकाउंट्स को क्या दिया गया है परमिशन, और देखिए ये डेटाबेस, सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरी समरी है यहाँ पे। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ये बढ़िया चीज़ है कि ये पूरी समरी बताता है। अगर सपोज दैट कहीं आपने गलती की तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे गलती की। और दूसरी एक्सपोर्ट बटन जो बता रहा है कि अगर दूसरे कंप्यूटर को रीड ओनली कंट्रोलर बनाने जा रहे हो तो और अनअटेंड इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो एक्टिव डायरेक्टरी की, तो आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करके वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट बटन पे हम प्रेस करते हैं, देखिए तो अब ये इस डोमेन का, इस फॉरेस्ट का एक रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनने जा रहा है। और ये इस पूरे प्रोसेस में कुछ समय लगेगा, तब तक के लिए एक दूसरी बात मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़, एक दूसरी टॉपिक जो इस बारे में हमको और जाननी है वो है पासवर्ड रेप्लिकेशन, क्रेडेंशियल्स कैशिंग। ये पासवर्ड रेप्लिकेशन और क्रेडेंशियल्स कैशिंग क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं। तो सपोज दैट ये आपका हेड ऑफिस है और ओवर वैन लिंक के थ्रू ये आपके ब्रांच ऑफिस कनेक्टेड है। तो जब तक आपका ये हेड ऑफिस का कंप्यूटर या सर्वर ऑन कंडीशन में होता है और लिंक स्टेब्लिश होती है, तब तो ये क्लाइंट्स लॉगिन हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसकी कनेक्टिविटी फेल हो जाती है तो क्लाइंट्स लॉगिन नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा मेन सर्वर है रीड राइट, ये है, और ये सर्वर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्डर का काम करता है। फॉरवर्डर का मतलब क्या, सपोज दैट इस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट किया यहाँ से लॉगिन होने के लिए, तो आपका ये कंप्यूटर करता क्या है, सबसे पहले तो अपने कैश में चेक करता है कि क्या इस कंप्यूटर से रिलेटेड या इस यूजर से रिलेटेड यूजर नेम और पासवर्ड हमारे कैश में रखी गई हैं। अगर कैश में रखा होता है तो ये लॉगिन के लिए अलाउ कर देता है। अगर कैश नहीं होता है तो ये फॉरवर्ड करता है आपका रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास। तो बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि ये रीड राइट डोमेन कंट्रोलर होता है, तो पूरे के पूरे मैसेज या लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए सभी के सभी ये ट्रांसफर कर देता है इस कंप्यूटर के पास, कर्बरॉश टिकटिंग के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज होता है। तो जब आपका वैन लिंक फेल हो जाएगा तो ये यूजर लॉगिन नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि अब ये कंप्यूटर के पास डेटाबेस में इसकी एंट्री तो पड़ी नहीं होती है,
जो पूरी डेटाबेस की एंट्री होती है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि फॉरवर्ड करता है। वो फॉरवर्ड करेगा अपने हेड ऑफिस के सर्वर पे और वहाँ से परमिशन लेने के साथ फिर कनेक्टिविटी दिला देता है, या फिर आप इसमें सेव भी कर सकते हो। तो अब किस यूजर्स को या किस कंप्यूटर्स को आप पासवर्ड रेप्लिकेशन की अनुमति देते हो। पासवर्ड रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि ओवर वैन लिंक आपके रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर की डेटा, आपके रीड राइटेबल डोमेन कंट्रोलर की डेटा रेप्लिकेट होके इस कंप्यूटर में कैश कर ली जाए। कैश करने का क्या पर्पज है, अगर हमारा वैन लिंक फेल हो गया तो ये कंप्यूटर लॉगिन हो जाएगा, ये कंप्यूटर या जिस यूजर की एंट्री रेप्लिकेशन के लिए कर दी गई है। तो इस मेथड को कहते हैं पासवर्ड रेप्लिकेशन, ताकि यूजर यहां से लॉगिन हो पाए। जबकि दूसरी चीज हम और जानेंगे, क्रेडेंशियल्स कैशिंग। तो पासवर्ड रेप्लिकेशन हम यहां से लगाते हैं और यूजर नेम और पासवर्ड को ही क्रेडेंशियल्स कहते हैं। तो ये क्रेडेंशियल्स जब यहाँ पे कैश कर ली जाती हैं तो उसी प्रोसेस को कहते हैं क्रेडेंशियल्स कैशिंग। तो ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वैन लिंक को जब हम फेल कर देते हैं या वैन लिंक हमारा फेल हो जाता है तो ये यूजर लॉगिन नहीं हो पाते। तो पहले तो ये प्रूव करके देखते हैं कि इस नेटवर्क्स को हम ऑन करके मतलब इस कंप्यूटर को ऑन करके रखते हैं, इसको एनआईसी को डिसेबल करते हैं। एनआईसी को डिसेबल करने के बाद, क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट में है हम ओवर वैन में नहीं है, हम एक वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो मैं इसका एनआईसी डिसेबल करूंगा और तब कोई तीसरी मशीन से मैं लॉगिन होना चाहूंगा इसमें, तो ये लॉगिन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट बना दूं ताकि इस रिमोट लोकेशन पे, इस ब्रांच ऑफिस पे ये यूजर लॉगिन हो पाए। तो पहले नॉर्मल लॉगिन करके हम दिखा देते हैं और नॉर्मल लॉगिन करने के बाद यहाँ की वैन लिंक हम फेल करते हैं। ओके, तो पासवर्ड रेप्लिकेशन हम रीड राइट डोमेन कंट्रोलर से सेट करते हैं कि कौन कौन से यूजर का पासवर्ड रेप्लिकेट किया जाए, और क्रेडेंशियल्स कैशिंग, यूजर नेम पासवर्ड सेव किए जाए। तो देखिए अभी भी ये इंस्टॉलेशन चल रही है और तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, वीडियो की रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है। ऑलराइट, अब ये मशीन हमारा पूरी तरह से चालू हो चुका है। तो इस मशीन से हम लॉगिन होते हैं, जो कि हमारा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बना है। तो जो भी क्रेडेंशियल्स होगा उसकी एंट्री करते हैं और देखिए मशीन हमारा लॉगिन हो गया। और तब तक मैंने एक यूज़र बना लिया है VNS01 मान के चलते हैं कि जो हमारा ऑफिस था वो ये रिमोट लोकेशन पे जो हमारा ऑफिस था वो वाराणसी में था, हम मान के चलते हैं, है ना। तो उसी के हिसाब से लॉजिकल एक यूज़र का नाम हमने बना दिया, VNS स्टैंड फॉर वाराणसी। तो एक यूज़र हमने बना लिया। अब ये रीड राइट डोमेन कंट्रोलर है। यहाँ पे तो हम देखिए न्यू का टैब पाते हैं जब हम यहाँ पे यूजर्स पे आते हैं। कहाँ से आते हैं ध्यान दें आप। सो स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करिए। स्टार्ट बटन से एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, यूजर एंड कंप्यूटर पे आने के बाद और यूजर्स पे क्लिक करिए आप। तो यूजर पे राइट क्लिक करिएगा तो न्यू का ऑप्शन बनेगा। तो देखिए इसमें बन रहा है क्योंकि ये रीड राइट डोमेन कंट्रोलर है, जबकि दूसरे पे हम जाए तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। तो इसको हम दिखाते हैं पहले आपको। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के बाद यूजर एंड कंप्यूटर, और यूजर कंप्यूटर पे देखिएगा जो यूजर यहाँ पे बनेगा वो रेप्लिकेट करके इस कंप्यूटर में आ जाएगा, क्योंकि ये रीड ओनली है, इसमें कोई भी अकाउंट नहीं बननी चाहिए। ओके, तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर से अगर हम लॉगिन होते हैं तो देखिए यहाँ से अपन प्लस के सिंबल्स को पे क्लिक करते हैं, यूजर पे जाते हैं तो यहाँ पे यूजर की संख्या देखिए VNS01 बन गया। और इस पर राइट क्लिक करिए तो देखिए एक ऑप्शन आ रहा है न्यू का, जो कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे नहीं आना चाहिए। अब क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ कि आई थिंक जब हम डोमेन कंट्रोलर बना रहे थे तो उस समय जो हमने क्रेडेंशियल्स दिया था वो क्रेडेंशियल्स दिया था अपने रीड राइट डोमेन कंट्रोलर का। तो उसको हमें चेंज करना होगा। उसके लिए स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, या जो करंट इंटरफेस है हमारा, जो करंट इंटरफेस या वर्किंग है वो रियल में इस डायरेक्टरी पे, इस डोमेन पे है। तो उसको चेंज करने के लिए आप राइट क्लिक करिए यहाँ पे और चेंज डोमेन कंट्रोलर, ये दिस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और देखिए ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को है इसको सेलेक्ट करके इसे सेव कर दीजिए। तो
अब जो हम लॉगिन होंगे तो ये देखिए यहाँ पे साफ एक नोटिफिकेशन आपको मिल रही है, द सेलेक्टेड डोमेन कंट्रोलर इज अ रीड ओनली, यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म इन राइट ऑपरेशन। क्योंकि पहले मैं तो इस पे था, अब रियल में इस मशीन पे लॉगिन होता हूँ। ओके, और इस मशीन की देखिए यूजर्स, और यहाँ पे हम करते हैं राइट क्लिक तो देखिए न्यू का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम राइट नहीं कर सकते। जबकि रीड राइट डोमेन कंट्रोलर पे जाते हैं, देखिए न्यू का ऑप्शन, और यहाँ पे मैं एक यूज़र बनाता हूँ। मान लेते हैं यूज़र बनाने का एक सिंपल तरीका है कि आप इस पर राइट क्लिक करो, न्यू, और न्यू से यूज़र, और मान लेते हैं इस बार VNS02 और VNS02। VNS02 करने के बाद नेक्स्ट, पासवर्ड जो भी उससे आप डालना चाहते हो इस यूज़र का, तो पासवर्ड भी हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। और फिर से नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये यूज़र यहाँ पे बन गया VNS02। तो ये यूज़र यहाँ पर भी आ जाएगा। हम रिफ्रेश बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो हमारा यूज़र बनेगा वो इस साइड भी आ जाएगा। हमको रिफ्रेश थोड़ा सा करना होगा, और कभी कभी थोड़ा सा वेट भी, मतलब वेट करना होता है, तो रिफ्रेश करने के साथ वो यूज़र आ जाना चाहिए। तो देखिए यूज़र आ गया है यहाँ पे। कभी कभी थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। और दूसरी, अब ये हमारा रीड राइट डोमेन कंट्रोलर है, और ये रीड ओनली। तो इसकी आईपी अभी अभी हम लोगों ने देखा, इसकी आईपी है 20 की रेंज में, IP config 2। तो एक तीसरी मशीन में चालू करता हूँ, और देखिए ये तीसरी मशीन मैंने चालू कर रखी है विंडोज 7 की, और इसकी आईपी रखी है 20 की रेंज में 3, और DNS की एंट्री करके रखी है 20 का 2, जो कि हमारा रीड ओनली है। ओके, और क्लोज। ओके, तो ये विंडोज 7 में रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का एक क्लाइंट बनने जा रहा हूँ। तो क्लाइंट बनने के लिए, और हम यहाँ पे विंडोज़ के साथ पॉज ब्रेक की प्रेस करते हैं तो ये विज़ार्ड खुलता है। आप चाहे ऐसे करो, या फिर आपके कंप्यूटर पे, आपके डेस्कटॉप पे आइकन जो बना होता है माई कंप्यूटर, उस पर राइट क्लिक करो, और चेंज सेटिंग पे आते हैं हम। चेंज सेटिंग पे आने के बाद चेंज बटन पे क्लिक करते हैं। किस डोमेन में, किस डोमेन का मेंबर बनना चाहते हैं उस डोमेन का नाम लिखते हैं। तो हमारे डोमेन का नाम है जो aditya.edu फॉर एजुकेशन, और ओके। तो अब ये क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, तो VNS01 क्रेडेंशियल दे देता हूँ, और जो भी उसका पासवर्ड है उससे रिलेटेड एंट्री करता हूँ। तो देखिए वो लॉगिन हो जाएगा। तो अभी मान के चलो कि ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है, और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर जो होता है वो देखिए ये लॉगिन हो गया। अब ये जो रिक्वेस्ट जाएगा पहले रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के पास, और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। ये देखिए इस इमेज में और अच्छे से समझ में आएगी। जो ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर जो होता है वो फॉरवर्ड करता है रिक्वेस्ट रीड राइट डोमेन पे, और तब जब ऑथेंटिकेशन हो जाती है तब कहीं लॉगिन लॉगिन की अलाउ करता है ये कंप्यूटर। तो देखिए ये वेलकम टू aditya.edu.com.domain। ओके, और ओके बटन को प्रेस करने के साथ फिर से ओके किया, क्लोज किया, और अब ये मशीन रीस्टार्ट होगा। जब तक पूरी तरह ये रीस्टार्ट होगा तो इसका एक मेंबर बन चुका होगा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का। और जब तक ये रीस्टार्ट होके फिर से पूरी तरह ऑन होता है तब तक के लिए वीडियो की रिकॉर्डिंग फिर से पॉज कर। ऑलराइट, ये मशीन हमारा ऑन हो चुका है विंडोज 7 का, और हम लॉगिन होते हैं इस बार। सो प्रेस एल्टर कंट्रोल डेल। तो देखिए बाय डिफॉल्ट तो ये लोकल मशीन से ही लॉगिन हो रहा है। अब हमें यहाँ पे स्विच यूज़र करना होगा, और अदर यूज़र, और यूज़र का नाम था VNS01, और उससे करस्पॉन्डिंग जो भी पासवर्ड होगा इसकी एंट्री करते हैं। तो देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। तो अभी तीनों के तीनों सर्वर एक नेटवर्क में है, और देखिए ये रीड ओनली जो डोमेन कंट्रोलर है यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आता ही नहीं है, क्योंकि ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है, आप कुछ बना नहीं सकते हो यहाँ पे, आप कुछ भी बना नहीं सकते हो। जबकि हम रीड राइट डोमेन कंट्रोलर की बात करें ये, तो यहाँ पे आप नए यूजर्स को बना सकते हो। आप राइट क्लिक करोगे, न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू ऑप्शन से यूज़र, और जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हुए आप कर सकते हो। तो अभी दो के दोनों मशीनें एक ही नेटवर्क में हैं। सो विंडोज 7 पे अब चलते हैं इस बार हम। देखिए ये लॉगिन हो चुका है, और किस मशीन से किस सर्वर पे लॉगिन हो चुका है आप जानते ही हैं। तो जबकि दूसरा तरीका ये है कि आप
सेट करके बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस डोमेन कंट्रोलर से लॉगिन है। तो डोमेन कंट्रोलर हमारा तो एक ही है जो है aditya.edu, और इस कंप्यूटर का नाम, और किससे लॉगिन है, VNS0 से। ये सभी इंफॉर्मेशन आप इस कमांड के थ्रू जान सकते हो। और जो लोकल सर्वर मैनेजर है वो विंडोज सर्वर 2K802, जो कि ये है इस मशीन का जो नाम है। तो ऐसे तो लॉगिन हो जाता है। तो एक बार मैं इसको लॉग ऑफ करता हूँ, LOGOFF, इस मशीन को लॉग ऑफ करता हूँ और अपने रीड राइट डोमेन कंट्रोलर के NIC को डिसेबल करता हूँ। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि जो रीड राइट डोमेन कंट्रोलर है वो उसकी लिंक फेल हो चुकी है, डिसेबल। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है ये तीनों। तो ओवर वैन लिंक ये कनेक्टेड है। अगर वैन लिंक हमारा फेल हो जाता है तो ये लोकल यूजर इस RODC से लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया है, ये लिंक हमने फेल कर दिया है। अब ये विंडोज 7 से RODC के साथ लॉगिन होने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होता है। देखिए इसको डिसेबल कर दिया है जो रीड राइट डोमेन कंट्रोलर था। ओके, और ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, और ये नीचे विंडोज 7 का मशीन जो कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का मेंबर है। तो स्विच यूज़र, सॉरी ये देखिए VNS पे भी है। इस बार पासवर्ड जो भी उससे करस्पॉन्डिंग है हम लगाते हैं। देखिए लॉगिन का मैसेज, वेलकम मैसेज तो दे दिया, लेकिन अभी कुछ ही देर में वो एरर देगा। पहले वो चेक करता है टिकटिंग के लिए। टिकटिंग के लिए चेक करने का मतलब क्या होता है कि करबरॉस टिकटिंग यहाँ पे चलती है, जिसका मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए करबरॉस प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो जब भी ये क्लाइंट्स लॉगिन होने की कोशिश करता है इस सर्वर में, तो ये सर्वर एज अ फॉरवर्डर, जैसा कि अभी हमने कहा, फॉरवर्डर की तरह काम करता है। ये फॉरवर्ड कर देता है यहाँ पे रिक्वेस्ट। अगर इसका डेटाबेस यूजर अकाउंट्स यहाँ पे बने हैं तब तो ये लॉगिन हो पाता है इस सर्वर में, अदरवाइज वो डिनाई कर दिया जाता है। तो कुछ देर पहले ये इसके पास भेजेगा और ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ट्राई करेगा अपने सर्वर को फॉरवर्ड करने के लिए। तो जब सर्वर को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा तो यूजर को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और ये यूजर लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो देखिए अभी भी ट्राई कर रहा है, लेकिन जल्द ही एक एरर मैसेज ये जनरेट करेगा। और इस एरर में देखिए क्या लिखा होता है। तो देखिए ये एरर मैसेज जनरेट हुई, द ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कस्टेशन एंड द प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर फेल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा ये मशीन है, जो रीड राइट डोमेन कंट्रोलर है हमारा, वो रीड राइट डोमेन कंट्रोलर ऑफ कंडीशन में, इसकी NIC हम लोगों ने डिसेबल करके रखी है, जिसकी वजह से वो पिंग नहीं कर रहा था। तो इसको अब इनेबल करते हैं, NIC को इनेबल करते हैं, और इनेबल करने के साथ अब इसे दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से उसका पासवर्ड, जो भी करस्पॉन्डिंग पासवर्ड है यूजर से, इस बार एंट्री करते हैं। तो इस बार देखिए लॉगिन हो जाएगा, या देखिए ये लॉगिन हो गया। तो इस ड्रॉबैक को, या इसके लिए एक नई पॉलिसी हमको, या एक नई चीज यूज करना होता है, जिसको हम कहते हैं पासवर्ड रेप्लिकेशन। तो पासवर्ड रेप्लिकेशन क्या होता है, एक बार मैं फिर से समझाऊं, जैसा कि अभी अभी समझाया कि सपोज दैट वैन लिंक हमारा फेल हो गया तो लोकल यूजर लॉगिन नहीं हो पाता है। तो लोकल यूजर लॉगिन हो, इस वजह से यहाँ पे हम पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी अप्लाई करते हैं कि VNS नाम का, VNS01 कंप्यूटर का पासवर्ड्स रेप्लिकेट करके यहाँ पे कैश कर ली जाए, ताकि जब वैन लिंक फेल हो जाए तो ये यूजर लॉगिन हो सके। ओके, ताकि इसलिए लॉगिन हो सके कि ट्रबल शूटिंग कर सके, या मेंटेनेंस से रिलेटेड या कोई कार्य कर सके इससे। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, पासवर्ड रेप्लिकेशन। सो इसके लिए रीड राइट डोमेन कंट्रोलर पे जाते हैं और यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर्स पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दो डोमेन कंट्रोलर दिख रहा है। एक डोमेन कंट्रोलर जो रीड राइट है, ग्लोबल कैटलॉग लिए पड़ा है, जबकि दूसरा डोमेन कंट्रोलर जो कि रीड ऑनली है। तो रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। बी श्योर हम किस पे लॉगिन है, रीड राइट डोमेन कंट्रोलर पे। रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, तो यहाँ पे एक टैब मिलता है पासवर्ड रेप्लिकेशन का। जबकि आप इससे लॉगिन होंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो वो टैब आपको नहीं मिलेगा।
तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे राइट क्लिक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और पासवर्ड रेप्लिकेशन, और पासवर्ड रेप्लिकेशन में दो लिस्ट होती है कि आप किसको डिनाई कर रहे हो या किसको अलाउ कर रहे हो। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप जाके देखिए यहाँ पे है डिनाई, जो भी यूज़र बना है इस यूज़र के साथ इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो अपने आप पासवर्ड रेप्लिकेट कर जाएगा ग्रुप को। इस ग्रुप का जो मेंबर होगा, तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे अगर आप डोमेन कंट्रोलर में आइए तो एक ग्रुप को अलाउ होता है ऑलरेडी, वो है ये। तो इसका जो भी मेंबर होगा इस ग्रुप का, वो तो ऑलरेडी इससे लॉगिन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो किसी नए यूजर को सिलेक्ट करना, तो ऐड पे जाइए, आप क्या करने जा रहे हो, अलाउ या डिनाई, तो मैं अलाउ करने जा रहा हूँ। ओके, उस यूजर का नाम जिसको अलाउ करने जा रहे हो, तो यूजर का नाम है VNS01 और सर्च, ठीक, ये यूजर है। ओके करते हैं और अप्लाई करते हैं, और एडवांस में आप जाके देख सकते हो कि किसको किसको किया गया है अप्लाई। तो देखिए ये डोमेन कंट्रोलर के बारे में वो दिखा रहा है यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये VNS1 को अलाउ किया गया है, तो अलाउ कर दिया गया है। ओके कर देते हैं और एक बार ग्रुप पॉलिसी में चला देता हूँ GP अपडेट, ताकि डेटा का रेप्लिकेशन हो जाए। तो GP UP DATE/force, यानी फोर्सली पॉलिसी को अपडेट की जाए। और दूसरे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के पास भी यही पे कमांड चलाता हूँ मैं, GP UP DATE/force। और जब ये एप्लीकेशंस पॉलिसीज अप्लाई हो जाती है, तो अब मैं फिर से इसके NIC को डिसेबल करता हूँ, तो WinR ncpa.cpl, और अब मान के चलता हूँ कि इसका लिंक टूट गया है, डिसेबल, लिंक टूट गया है। और फिर से विंडोज 7 मशीन पे मैं आता हूँ, एक बार लॉग ऑफ होता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये लॉग ऑन था, WinR लॉग ऑफ। और इस बार देखिए कंफर्मेशन के लिए मैं आपको दिखा दूं, इस बार मैं पिंग करता हूँ, पिंग 20.0.0.1 जो, तो देखिए रिप्लाई नहीं मिल रही है हमको। ओके, सो विंडोज 7 से हम आते हैं और इस बार लॉगिन होने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इस बार अलाउ करता है कि नहीं। तो VNS वही जिसकी पासवर्ड रेप्लिकेशन हम लोगों ने किया था, और इस बार इसको लॉगिन हो जाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, या लॉगिन हो गया। तो इसको कहते हैं पासवर्ड रेप्लिकेशन, या इस पॉलिसी को कहते हैं पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी। फिर से मैं इस सर्वर पे आता हूँ और जो रीडाइट डोमेन सर्वर है हमारा, NIC को इनेबल करता हूँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, और कुछ और चीज़ें भी और इसमें बता देता हूँ मैं, पासवर्ड कैशिंग क्या होती है। तो इसमें होता क्या है कि अब यहाँ पे राइट क्लिक आप करते हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे प्रॉपर्टी पे आप जाते हो और यहाँ पे रेप्लिकेशन पॉलिसीज में एक आपको एडवांस बटन मिलता है, और यहाँ पे एक मिलता है प्री पॉपुलेटेड पासवर्ड। प्री पॉपुलेटेड पासवर्ड का मतलब कि यहाँ पे किसी यूज़र, जैसे यूज़र VNS02 चेक ओके है और ओके कर दिया, तो जिसका मतलब ये है कि अभी यूज़र यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ था इस रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर से, फिर भी इसकी जो डेटा है, जो पासवर्ड है, वो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के पास भेज दिया गया। रियल में होता क्या है कि जब रेप्लिकेशन आप अलाउ करते हो, जब किसी यूज़र का रेप्लिकेशन के लिए आप अलाउ करते हो, तो जब तक यूज़र इस डोमेन में लॉगिन नहीं होगा तब तक का वो रेप्लिकेशन का डेटा इस कंप्यूटर के पास नहीं सेव होता है, और जब ये लॉगिन हो जाता है तो वो कैश कर ली जाती है जो भी इसकी क्रेडेंशियल्स होती हैं। लेकिन जब आप प्री पॉपुलेटेड कर देते हो, तो अभी हमने प्री पॉपुलेटेड किया VNS02, तो अब ये VNS02 यहाँ से लॉगिन हो या ना हो, लेकिन उसकी डेटाबेस भेज दी गई है, इसकी डेटाबेस भेज दी गई है, अब ये लॉगिन हो सकता है। तो इससे होगा क्या कि बिना लॉगिन किए इसकी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे कैश कर ली गई हैं। और दूसरी अच्छी बात मैं बताऊं कि जो ये क्रेडेंशियल्स यहाँ पे कैश की कर दी गई हैं, ये क्रेडेंशियल्स इस सर्वर पे, तो उस क्रेडेंशियल्स को आपको हटाने के लिए, सपोज दैट जितने यूजर थे उनकी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे कैश कर दी गई हैं, तो उस क्रेडेंशियल्स को हटाने के लिए हम चाहते हैं कि अब ये यूज़र फिर से लॉगिन ना हो पाए। तो क्रेडेंशियल्स हटाने के लिए इस कंप्यूटर से लॉगिन होना होगा और यहाँ से क्रेडेंशियल्स यानी कैशेस
क्लियर की जाती हैं। तो कैसे की जाती हैं देखिए, उसी मशीन पे आइए, राइट क्लिक करिए जो हमारी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है जहाँ पे क्रेडेंशियल्स पड़ी हैं, राइट क्लिक इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद ये डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यस, देखिए यहाँ पे आता है रीसेट ऑल पासवर्ड फॉर यूजर अकाउंट दैट कैश रीड ओनली, रीसेट ऑल। और दूसरी की सिचुएशन में ये भी बता दूं कि अब इसकी पासवर्ड्स क्या होती हैं, डिलीट हो जाती हैं। तो ये पासवर्ड पूरी तरह से डिलीट हो जाएंगी और जब ये यूज़र रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का यूज़र फिर से लॉगिन होना चाहेगा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे, ये विंडोज 7, तो अब इसको नया पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।